Hello, Assalamu alaikum. In today's video, we will be talking about heating and cooling curves. ये कॉन्सेप्ट पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट होता था ओ लेवल केमिस्ट्री के अंदर। अब बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व, हम इन दोनों कर्व्स की बात करेंगे अभी। देखो, हम बेसिकली कर्व जो है ना, हम लोग ग्राफ को कहते हैं। ठीक है ना, तो ग्राफ बेसिकली ये हैं दोनों, हीटिंग कर्व भी और कूलिंग कर्व भी। जो हीटिंग कर्व है ना, वो बेसिकली हम जब एक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो विद टाइम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जब चेंज हो रहा होता है, या आप कह लो कि हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा। तो हीटिंग कर्व में हम ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सब्सटेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और कूलिंग कर्व में यही चीज़ इसके ऑपोजिट होती है। तो अगर आपको हीटिंग कर्व आसानी से समझ आ जाता है तो फिर मसला ही नहीं है, कूलिंग कर्व भी बिल्कुल आसानी से ही समझ आ जाएगा। और फिर कूलिंग कर्व को समझने के लिए टू पे होने से हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना भी नहीं पड़ता। तो हम हीटिंग कर्व से ही बात स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट शोज द चेंज इन स्टेट एज द हीटिंग प्रोसीड्स एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज। यानी सिंपल सी बात है, जब आप एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे उस सब्सटेंस में चेंजेस आ रहे हैं, यही चीज़ हम एक ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली हीटिंग कर्व। ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमने ग्राफ बनाया हुआ है और हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास एक्स एक्सिस है। जो कोई भी ग्राफ में एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिखा हुआ है पर मिनट, और वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है पर डिग्री, लाइक डिग्री सेल्सियस में। और टाइम जो है वो हम लोगों ने मिनट्स में मेंशन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल फॉलो करेंगे ना, वो H2O की फॉलो करेंगे, यानी वाटर की। तो वाटर जो है, यानी H2O, ये लिक्विड स्टेट में खुद एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं। तो वाटर का जो सॉलिड स्टेट है वो आइस है, और हमारे पास जो इसका गैस स्टेट है वाटर का, वो स्टीम। यानी कि जब हमारे पास वाटर अगर लिक्विड स्टेट में आ जाता, लिक्विड स्टेट में वो होता है, हम उसका अगर टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो सॉलिड स्टेट में आएगा, उसमें हम उसको आइस कह रहे हैं। और अगर इसका टेम्परेचर हम ज़्यादा कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करवा देते हैं, तो ये गैस स्टेट में आ जाता है, जिसे हम लोग स्टीम कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो फॉलो करने वाले हैं ना, वो हम वाटर की ही फॉलो करने वाले हैं। तो अब ये जो ग्राफ है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज पॉइंट ए। ठीक है, और पॉइंट ए की अगर आप प्लेसमेंट देखो ना, तो पॉइंट ए जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। ठीक है ना। तो जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो वाटर आइस की शक्ल में होता है, क्योंकि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप आइस को हीट करना शुरू करोगे ना, तो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, फिर मेल्ट होकर वाटर बनेगी। और अगर आप वाटर को फ्रीज कर रहे हो, तो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, आइस बनेगा, फिर उसके नीचे आप जितने भी टेम्परेचर पे ले जाओगे नेगेटिव में, वो आइस की शक्ल में ही रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है, कोई अलग चीज़ नहीं है। बस एक में आप कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो एक में आप हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीटिंग का देख रहे हैं, तो हम जाहिर है हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो पॉइंट ए हमारे पास जो है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी जो H2O है वो आइस के स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होते होते पॉइंट बी पे आया। अब पॉइंट बी जो है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें पता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी हीट होकर पहुंचा है, यानी कि पॉइंट बी पे ये अभी भी आइस है। ठीक है, ये अभी भी सॉलिड है। अब आपने कुछ देर तक इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया। हो क्या रहा है, आप सब्सटेंस को हीट कर रहे हो। हीट करने पे जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर, ये जो हमारा सिस्टम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि जो ये आइस है ना, ये इस जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो टाइम बढ़ रहा है, हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, हम बेसिकली हीटिंग बढ़ा रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली टेम्परेचर। हम लोग
हीटिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हीटिंग टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही। जो ये आइस है सॉलिड, ये इस हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, कुछ देर तक वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और करते करते वो पॉइंट सी पे आ गया। जब वो पॉइंट सी पे आ गया ना, तो इस पॉइंट पे आके अब ये मेल्ट हो चुका है, लिक्विड यानी कि ये वाटर बन चुका है। ठीक है, पॉइंट बी पे ये तब पहले भी आइस ही था, यानी कि सॉलिड ही था। ठीक है ना, तो हमारे पास जो चेंज ऑफ स्टेट होता है ना, वो फौरन से नहीं हो जाता। जब भी कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो, लिक्विड से गैस जा रहा हो, या रिवर्स में भी आ रहा हो ना, तो वो उस टेम्परेचर पे यानी कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ देर तक रहता है। फिर जब उसका स्टेट चेंज हो जाता है, देन वो अपर टेम्परेचर या बिलो टेम्परेचर की तरफ जाता है, डिपेंडिंग आप हीटिंग कर रहे हो कूलिंग। तो हम यहाँ पे अभी हीटिंग कर रहे हैं, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। अब पॉइंट सी तक आते आते ये लिक्विड हो चुका है, वाटर बन चुका है। अब हम हीट तो वैसे ही बढ़ा रहे हैं, तो अब सब्सटेंस का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते ये आएगा पॉइंट डी पे। जो पॉइंट डी है ना, ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है ना, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये पॉइंट डी पे जब हम पहुंचे ना, तो ये अभी भी वाटर ही है, लिक्विड ही है। लेकिन अब वही वाली बात वापस से रिपीट होगी कि आप हीटिंग तो बढ़ा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पानी अब इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो स्टेट चेंज करके गैस की शक्ल में आ सके, स्टीम की शक्ल में आ सके। तो पॉइंट ई तक पहुंचते पहुंचते ये अब स्टीम बन चुका है, अब ये गैस स्टेट में आ चुका है। पॉइंट डी पे ये अभी भी लिक्विड ही था, यानी कि वो वाटर ही था। ठीक है ना, तो पॉइंट ई तक आते आते अभी गैस बन चुका है, स्टीम बन चुका है। अब फर्दर हम और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीटिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टेट तो चेंज होना कुछ बाकी नहीं है, हीटिंग बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर सब्सटेंस का बढ़ता रहेगा। आप पॉइंट एफ तक पहुंच गए। पॉइंट एफ पे ये गैस ही है, स्टीम की शक्ल में ही रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अपना ये क्रॉस कर चुका है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्टीम बन चुका है, गैस स्टेट में आ चुका है। अब इसके बाद कोई स्टेट नहीं है इसका। ठीक है ना, तो ये जो पूरा ग्राफ था, इसमें अगर आप देखो तो जो ये इंक्रीजिंग लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये खुद स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ए से बी सब्सटेंस क्या है? आइस है, सॉलिड है। सी से डी क्या है? वाटर है, लिक्विड है। ई से एफ क्या है? ये स्टीम है, गैस है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीजिंग लाइंस हैं, ये तो स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। बी पे ये आइस था, सी तक आते आते वाटर हो गया, स्टेट चेंज हो गया। डी पे ये जो है लिक्विड था, ई तक आते आते गैस बन गया, स्टेट चेंज हो गया। तो जो चेंज ऑफ स्टेट है हमारे पास, ये इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड हुआ है, तो हमें पता है इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, ये मेल्टिंग रिप्रेजेंट कर रही है। और बी से सी में हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेट अभी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बी पर ये सॉलिड है, सी तक पहुंचता होता है लिक्विड है, तो दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। और डी ई, इन दोनों पॉइंट पर हम देखें तो डी पे लिक्विड है, ई पे गैस है, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। और जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, इवेपोरेशन नहीं कहते, बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है ना, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में एक फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि देखो, इवेपोरेशन जो है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। अब अगर मैं पानी फेंक दूं अपने रूम में, तो कुछ घंटों बाद मैं देखूंगा पानी गायब हो जाएगा, पानी बेसिकली इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कमरे का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस अचीव हो गया था, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सेट हो गया था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, रूम टेम्परेचर पे पानी इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेशन जो है ना, ये जब हो रही होती है, तो आपके पास स्टेट एज सच चेंज नहीं हो रहा होता कंप्लीटली। यानी कि अगर मैं पानी जो है उसको मैंने अगर फेंका हुआ है कहीं पे, और मैं अगर पूरा दिन बैठ के उसको देखूं इवेपोरेट होते हुए, तो ये मेरे नज़रों के सामने जो है ना, स्टीम में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मुझे धुएं निकलने दिख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन जब होती है ना, तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर्स इज नॉट एक्चुअली कंप्लीटली गैसियस स्टेट, उसमें बस पानी जो फैला हुआ था, उसका छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन के एटमॉस्फेयर में आ गए।
गैस स्टेट में स्टीम है, प्रॉपर धुआं दिखता है, ठीक है ना, स्टीम होता है वो प्रॉपर, तो वो इसका गैसियस स्टेट है और ये बॉइलिंग के बाद ही अचीव होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अचीव नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली जो ये हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व्स हैं, इनमें हमें पता यही होना चाहिए कि हर पॉइंट पे हो क्या रहा है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दैट ए से बी जो है आइस है, सॉलिड है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ए से बी। बी से सी जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल्टिंग हो रही है, जो ये वाला एरिया है, तो इसमें सॉलिड है इनिशियली, बाय द एंड लिक्विड हो जाता है। सी से डी ये पॉइंट हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब्सटेंस जो है ये अभी वाटर है लिक्विड स्टेट में। डी से ई ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब्सटेंस बॉयल हो रहा है, उसका लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और फाइनली जो ई से एफ है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टीम में सब्सटेंस कन्वर्ट हो चुका है, ये गैस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पेपर में इससे रिलेटेड जो सवाल हमारे पास आते हैं ना, उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब लेट्स से कि आपको एग्जामिनर ने ना इतनी डायग्राम बना के दे दी, अब वो पूछा है कि भाई बताओ कि पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट सी पे क्या है। अब बच्चे ने लिख दिया पॉइंट सी पे ये वाटर है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पॉइंट सी पे बताना है कि ये लिक्विड स्टेट है, ठीक है ना। वाटर की टर्मिनोलॉजी है ना, अपने दिमाग से थोड़ी साइड में रखो। क्यों? क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनर वाटर की ही एग्जाम्पल में से ये हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व दे। कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो ये वाटर है, क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 मैंने रखा है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये डायग्राम सेम दे दी, लेकिन इसने अगर आपको जो 100 है उसकी जगह कोई और बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, जो 0 है इसकी जगह कोई और मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि बताओ सी से डी में क्या है, तो आप क्या वाटर लिख कर आओगे? अगर आप वाटर लिख कर आ रहे हो तो ये गलत है। आपको लिखना है भाई ये लिक्विड स्टेट है बस। वाटर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही वाटर वाला नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि सब्सटेंस वाटर नहीं है। एग्जामिनर ने आपको कोई दूसरे सब्सटेंस का जो है हीटिंग कर्व दे दिया है, ठीक है ना। तो कूलिंग कर्व जो है इट्स जस्ट लाइक दैट, लेकिन कूलिंग कर्व ऑपोजिट है। ऑपोजिट किस सेंस में कि भाई कूलिंग कर्व जो है ना, इसके अंदर सब्सटेंस को कूल कर रहे हो। कूल करने से मतलब ये कि उसका इनिशियली जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसको कम करके एक लोअर टेम्परेचर पे लेकर आ रहे हो। तो यानी कि सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन अब जो पॉइंट ए है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, एक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर वाटर है तो वो गैस होगा। तो पॉइंट ए गैस है। अब आप उसको कूल डाउन करके नीचे लाओगे, जब कूल डाउन करके इसको 100 पे लेकर आओगे तो 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन अगर वो फिर से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसकी कंडेंसेशन होती है। ये जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन भी उसी सेम टेम्परेचर पे होगी। तो ये पॉइंट बी है ना, इस पे ये सब्सटेंस अभी गैस है, लेकिन ये सी तक पहुंचते पहुंचते लिक्विड बन जाएगा। तो ये जो बी से सी है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज ऑफ स्टेट बताती है और प्रोसेस बेसिकली बताती है। तो बी से सी में क्या हो रही है हमारे पास, बी से सी से हमारे पास बी से सी में कंडेंसेशन हो रही है। इनिशियली गैस है, बाय द एंड वो लिक्विड बन रहा है। और पॉइंट ए पे जो है ये स्टीम है, ठीक है। पॉइंट ए पे ये स्टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि गैस को। फिर हमने फर्दर कूल किया, कूल करते करते पॉइंट डी पे आए। पॉइंट डी इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है 0, लेकिन क्योंकि अब हम उसको कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो डी है ये हमारे पास अब जो 0 डिग्री सेल्सियस है, इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अस नाउ। तो ये लिक्विड था, यहाँ तक डी तक आता था, अभी भी ये लिक्विड है, लेकिन क्योंकि अब हम कूल कर रहे हैं तो ये ई तक पहुंचते पहुंचते आइस यानी कि सॉलिड बन जाएगा। तो पॉइंट डी से ई जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होना है, तो यहाँ पे क्योंकि लिक्विड इज टर्निंग इनटू सॉलिड तो इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो डी से ई इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीजिंग। इनिशियली लिक्विड है, बाय द एंड सॉलिड हो जाएगा। फर्दर टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो पॉइंट एफ तक पहुंचते पहुंचते, मतलब ये ई के बाद ऑनवर्ड एफ तक ये सॉलिड ही है, आइस ही है। तो यहाँ पे भी जो ये डिक्रीजिंग लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टेट को, यानी कि स्टीम, फिर वाटर, और फिर आइस यानी कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग बी से सी में कंडेंसेशन एंड डी से ई में फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व से रिलेटेड बात थी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फॉर दिस वीडियो we'll
कीप इट टिल हियर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।